नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं वह राकेश झुनझुनवाला की एक पोर्टफोलियो कंपनी रही है। इस कंपनी का नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज़। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के सितारे सन 2020 में कोविड के बाद गर्दिश में आ गए और उसके बाद ये अभी तक उबर नहीं पाई है। हालांकि इसका मैनेजमेंट काफ़ी कोशिश कर रहा है कि ये अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस लाए, तो क्या वो इस ग्लोरी को पाने में सफल होंगे या नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी का एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मैनेजमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो सफल हो पाएंगे या नहीं। मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। कृपया मेरी बातों से, इस वीडियो में जो मैंने कहा है उन बातों से आप प्रभावित ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो। अगर आप इन्फ्लुएंस होते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस आपके सामने कुछ कंपनी के बारे में फैक्ट्स रख देना है ताकि एक आप शेयर के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन कर सकें। मेरी इस शेयर को खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस बारे में सलाह लेकर ही कोई फैसला करें। दूसरी बात, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें। इससे जो मेरे दो युवा साथी हैं उनका तो मनोबल बढ़ेगा ही, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। और आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की। तो देखिए, ये दिलीप पीरामल ग्रुप की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1968 में हुई। बहुत पुरानी कंपनी है। तो यह कंपनी क्वांटिटी के हिसाब से वर्ल्ड की नंबर 2 कंपनी है और इंडिया की, भारत की, ये नंबर 1 लगेज मेकर कंपनी है। अब बात करते हैं कि ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। देखिए, ये पूरे सेगमेंट में है। जो जितने भी लगेज के सेगमेंट होते हैं उसमें प्रीमियम सेगमेंट में है, मिड प्रीमियम सेगमेंट में है और वैल्यू सेगमेंट, जिसको सस्ते प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जिसको आम आदमी इस्तेमाल करता है, उनमें भी है। इन प्रोडक्ट्स की डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो फैक्टर्स हैं जिससे लगेज इंडस्ट्री जो है वो प्रभावित होती है। फिर मैं एक बात आपको कह दूं कि ये जो कंपनी है ये B2C कंपनी है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनी है। अल्टीमेट इसके सामान लेने वाला ये खुद एक बिजनेस है और इसका जो फाइनल कंज्यूमर है वो आम आदमी है, या जो फाइनली उस चीज़ को इस्तेमाल करता है वो व्यक्ति है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर कंपनी है। ये कंपनी में या लगेज इंडस्ट्री में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसको जानने के लिए हमें ट्रैवल इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि लगेज इंडस्ट्री और जो ट्रैवल इंडस्ट्री का संबंध है वो क्या है। जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ेगा वैसे वैसे लगेज की डिमांड बढ़ेगी। पहले एयरलाइंस नहीं थी और पहले रेल ट्रैवल भी इतनी आसान नहीं थी और न ही आदमी ट्रैवल करता था। लेकिन अब कोई भी एक व्यक्ति जो साल में या सालों में कभी ट्रैवल नहीं करता था, वो भी अब साल में 3 या 4 बार ट्रैवल करता है। कहीं ना कहीं आता है, जाता है घूमने फिरने के पर्पज से। तो अब जो लगेज है ना वो एक नेसेसिटी हो गई है, अब लग्जरी नहीं हो गई है। जैसे जैसे लोगों में इधर उधर जाने का चलन बढ़ रहा है वैसे वैसे ही, जैसे आप जानते हैं कि लगेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात ये है, जब आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो आपके लगेज को ज़्यादा डैमेज होगा। जो आपका सूट केस है या ब्रीफ केस है या बैग है उसको ज़्यादा नुकसान होगा, तो उसका रिप्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तीसरी बात, पहले ड्यूरेबिलिटी एक फैक्टर हुआ करता था कि कोई भी लगेज आपका है ना वो ड्यूरेबल होना चाहिए। लेकिन आजकल जो ट्रैवल में जो बैग्स काम में आ रहे हैं उनमें ट्रेंडी होना या फैशनेबल होना वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना ड्यूरेबिलिटी। शायद ड्यूरेबिलिटी उतना बड़ा एस्पेक्ट नहीं है जितना उसका फंकी या उसका फैशनेबल और लेटेस्ट डिज़ाइन और कलर वाली चीज़ें हों, वो ज़रूरी है। एक और फैक्टर जो है वो ये है कि अलग अलग टाइप के ट्रैवल के लिए लोग अलग अलग तरह के बैग्स या लगेज पसंद करते हैं। जैसे आप
रिलीजियस टूरिज्म के लिए जाएंगे, चार धाम की यात्रा करने जाएंगे या कुंभ की यात्रा करने जाएंगे, तो आपको अलग तरह की पैकिंग चाहिए और लगेज चाहिए। आप अगर हनीमून मनाने जा रहे हैं तो वहाँ के जो लगेज होगा वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा। फिर आप अगर स्टूडेंट हैं और एक शहर से दूसरे शहर स्टडी करने जा रहे हैं या एक देश से दूसरे देश में स्टडी करने जा रहे हैं, तो वहाँ आपके लगेज की रिक्वायरमेंट जो है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो अलग होगी। फिर गिफ्टिंग में बड़ा पॉपुलर हो गया कि आजकल लोग गिफ्ट में लगेज दे देते हैं, ब्रीफ केस वगैरह जिनको बोलते थे पहले, अब आजकल उनके नाम भी चेंज हो गए, तो वो चीज़ें गिफ्ट करने का चलन हो गया। फिर वेडिंग में जो लड़की वाले हैं वो अपनी बेटी को लगेज देते हैं, सामान उसमें जाता है। या आपने भी देखा होगा कि कहीं से भी अगर लड़की वालों से या लड़के वालों से किसी समारोह में सामान आता है तो उसको लगेज में लाया गया था, पहले की तरह कोई या टोकरियों में या किसी ट्रंक्स में नहीं लाया जाता है, ताकि वो अच्छा और फैशनेबल दिखे। तो एक चीज़ तो ये हुआ कि लगेज इंडस्ट्री को जो प्रभावित कर रहा है वो एक तो ट्रैवल ज़्यादा बढ़ रहा है, हर तरह का ट्रैवल। दूसरा क्या है, ट्रैवल के मोड्स चेंज हो रहे हैं। अब अपनी कार से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं, बसेस से भी जाते हैं और बाय एयर भी जाते हैं। और एयर में आपको अगर आप देखा हो, अगर आप कभी आपने, तो लगेज को इतनी ज़ोर ज़ोर से फेंका जाता है कि उसके डैमेज होने की, टूटने की, स्क्रैचिंग की संभावना रहती ही रहती है। तो ये भी इसके रिप्लेसमेंट को बढ़ावा देता है। तो ट्रैवल एक फैक्टर है। फिर दूसरा जो फैक्टर है वो ये है इंक्रीज्ड प्रीमियमाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स चलते हैं आजकल। आजकल जो ऑर्डिनरी वैल्यू जिसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं, हमारी वीडियोस अगर आपने देखी हो रिलैक्सो वाली, तो उसमें हमने बताया कि जो वैल्यू वाली चीज़ होती है, वैल्यू का मतलब ये सस्ती चीज़, सस्ती मीन्स आम आदमी जिसको सिर्फ एक यूज़ वाला फैक्टर उसमें लेता है, उसको फैशन या उससे मतलब नहीं होता है, तो उस चीज़ को वैल्यू प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जैसे जैसे हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है और जैसे जैसे आदमी के हाथ में पैसा आ रहा है, वैसे वैसे आदमी ट्रेंडी चीज़ को या थोड़ी फैशनेबल चीज़ को या प्रीमियम वाली चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहा है। और ये ट्रेंड ऐसा नहीं है कि कोई शहरों में ही है, ये ट्रेंड गाँवों में भी है। और गाँवों में अगर आप देखें, जहाँ आसपास आपके गांव हो या आपका कोई गांव हो, अगर आप शहर में रहते हो और गाँव में आप जाते हो, तो आप देखेंगे वहाँ पर भी हर तरह की चीज़ आपको प्रीमियम वाली मिलेगी। लोग प्रीमियम वाला, उनका जो टेस्ट है और प्रेफरेंस है, इवन छोटे कस्बों में भी या गाँवों में भी, वहाँ पर भी जो प्रेफरेंस है वो प्रीमियम चीज़ों को मिल रहा है। उसके क्या कारण है? उसके कारण ये है कि एक तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, यानी उनके हाथ में ज़्यादा पैसा है, यानी पहले कमाई नहीं हुआ करती थी। फिर जैसे जैसे ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आते हैं, टीवी के इन्फ्लुएंस में आते हैं। तीसरा, ई कॉमर्स बढ़ रहा है। और चौथा ये है कि डिजिटल पेमेंट्स आसान हो गया है। तो आजकल ये नहीं भाई कैश नहीं है या बैंक से निकाल के लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आपने मोबाइल उठाया और खट से पेमेंट कर दिया। और ई कॉमर्स तो मैंने बताया आपको कि ई कॉमर्स में तो ये है कि आप उसमें देख लीजिए साइट पे जाके, इंटरनेट हर जगह गांव-गांव में भारत में पहुंचा हुआ ही है। वहाँ पर जाके आप इंटरनेट पे ई कॉमर्स साइट पे जाइए, देख लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, माल आपके पास आ जाएगा। तो कन्वीनियंस बहुत हो गई। तो एक फैक्टर ये, जो पूरा सेक्टर है लगेज का, वो अनऑर्गेनाइज था पहले। अनऑर्गेनाइज मतलब जो छोटे छोटे जो फैक्ट्री से छोटी छोटी फैक्ट्री में बनने वाला सामान हुआ करता था, ये अब ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके में आ रहा है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में आ रहा है। तो वहाँ पर क्या है कि इनोवेशन और ज़्यादा फैशनेबल और मार्केट की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट आसानी से बनाए जा सकते हैं, बजाय एक छोटा दुकानदार या छोटी फैक्ट्री वाले के, जिसको एक लोकल मार्केट को सर्व करना है। ना उसके ट्रेंडी चीज़ें हो सकती, ना उसके टेक्नोलॉजिकली इतना इनोवेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ इस लगेज इंडस्ट्री को लेके जा रहे हैं। अब इस इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक समझते हैं, जिससे आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने में आसानी होगी। तो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो है हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि आपको जब माल देना है कस्टमर को, तो आपको एडवांस में माल रखना पड़ेगा। आपने बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं आप इमीडिएटली प्रोड्यूस कर देंगे, आपको वैरायटी भी रखनी पड़ेगी और आपको कस्टमर को तुरंत सामान भी देना है। अगर कस्टमर को सामान नहीं मिला तो वो दूसरे ब्रांड पे चला जाएगा।
ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्वेंट्री जो इनको है ना एडवांस में मेंटेन करनी पड़ती है। मान लीजिए शादियों का सीज़न आया तो इनको उससे 1-2 महीने पहले ही अपनी इन्वेंट्री गोडाउन्स और वेयर हाउसेस में ले जाके रखनी पड़ती है, ताकि वहाँ से वो जो आपके रिटेलर्स हैं या जो शोरूम्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जा सके। क्योंकि डिमांड कैसी कब किस चीज़ की आएगी ये पहले से पता आप नहीं कर सकते। और यही एक इसमें इस इंडस्ट्री में एक मेजर जो एस्पेक्ट है ना लॉस और प्रॉफिट का, वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है। जिस कंपनी ने ये असेस कर लिया कि मेरा क्या प्रोडक्ट अगले सीजन में बिकने वाला है, वो तो उसी तरह का माल बनाती है और उसी तरीके का खर्चा निकाल सकती है वेयर हाउसिंग में। वेयर हाउसिंग में रख देगी तो वेयर हाउसिंग का किराया देना पड़ता है, तो वो तो खर्चा निकाल देगी कि उसका प्रोडक्ट बिक जाएगा सीजन में। लेकिन यहाँ पर ऐसे अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया और या आप असेस नहीं कर पाए कि कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, तो वो आपकी इन्वेंट्री डेड स्टॉक हो जाएगा, वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। तो और आपका ब्याज भाड़ा और जो उसका किराया जो लगना है उस वेयर हाउस का वो पड़ा रहेगा। और उस स्टॉक का क्या करोगे आप? वो ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसको रिसाइकिल कर सकते हो आप, तो रिसाइकिल भी नहीं होता। तो अल्टीमेटली आपको उसको कम दामों में लॉस में बेचना ही पड़ेगा। फिर एक जो मेजर शिफ्ट है, ये जो 2 एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं वीआईपी की केस स्टडी को समझने के लिए। तो एक हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, दूसरा जो है ना वो ये है कि जो 2 तरह के लगेज होते हैं, एक होता है सॉफ्ट लगेज, एक होता है हार्ड लगेज। अब सॉफ्ट लगेज क्या हुआ, जैसे आप कई बार ट्रेन में या आपने बाई एयर सफ़र करते हैं तो वो जो आपके जितने भी बड़े बड़े बैग्स होते हैं ना, तो एक तो सॉफ्ट वाला होता है, तो वो कपड़े टाइप का बना हुआ होता है और उसमें चेन्स होती हैं चारों तरफ। अगर आपने नोट किया हो तो चेन्स होगी, इधर भी जेब होगी, इधर भी जेब होगी, और उसको अगर आप ट्रेन के सीट के नीचे डालेंगे तो आसानी से चला जाता है, वो दब भी जाता है। कपड़े भी डालेंगे तो दबा दबा के उसमें कपड़े भर सकते हैं। उसका जो फ्लैप होता है यानी कि ऊपर का जो कवर होता है उसका, जिसको तो वो भी बड़ा हल्का सा कपड़ा टाइप का होता है, तो उसमें ज़्यादा कपड़े भी आ सकते हैं। तो ये तो हुआ सॉफ्ट लगेज। हार्ड लगेज क्या हुआ? हार्ड लगेज ये होता है कि जिसका जो टॉप और बॉटम जो है ना वो हार्ड होता है प्लास्टिक का, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में प्लास्टिक बोलते हैं। तो उस तरह का मटेरियल होता है वो। तो वो क्या है, वो आसानी से ना तो कभी दब सकता है, वो अगर आप उसको दबाने की कोशिश करोगे और वो हार्ड है तो आसानी से ट्रेन के सीट के नीचे जाता नहीं है। या बाई एयर भी आप जाएंगे तो सॉफ्ट वालों को तो आप ठूंस देते हैं, लेकिन वो अगर हार्ड वाला हुआ और उस साइज़ केबिन के साइज़ का नहीं हुआ बाई एयर में, तो एयरक्राफ्ट में, तो वो जाएगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो हार्ड और सॉफ्ट, तो जो इंडस्ट्री या कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस चेंज हो रहा है ना, वो पहले सॉफ्ट की तरफ था और अब ये हार्ड की तरफ आ रहा है। अब हार्ड में और सॉफ्ट में एक और बड़ी ट्रिक है कि जो सॉफ्ट लगेज बनता था, वो सॉफ्ट लगेज जो था वो तो उसमें क्राफ्टमैनशिप या आर्टिस्ट्री या पर्टिकुलर टाइप की मशीनें और पर्टिकुलर टाइप के कारीगर चाहिए होते थे, तब उस तरह की डिज़ाइन और उस तरह के प्रोडक्ट बढ़िया प्रोडक्ट बना पाते हैं। तो आसानी से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था ना वो compete नहीं कर सकता था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अब ये मशीन से बनते हैं, ये जितने भी हार्ड वाले हैं, जितने भी हार्ड लगेज जिसको बोलते हैं, ये मशीन से बनते हैं, जिसका प्रोसेस का नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग। अब आपको प्रोसेस के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए मोल्डिंग वो चीज़ है, जैसे अपन होली पर गुजिया बनाते हैं ना, तो अपन एक सांचा लेके आते हैं उसका, ठीक है ना। उस सांचे में अपन क्या करते हैं, आटा और वो जो मैदा का की जो पपड़ी होती है वो, और उस पर गुजिया का मसाला भर देते हैं और उसको पैक कर देते हैं और उसको उसमें सांचे में रख के दबा देते हैं, तो वो गुजिया उस सांचे की शेप ले लेती है। बस सेम प्रोसीजर है। तो एक डाई होती है, उस डाई में आप ये लिक्विड जो है, ये प्लास्टिक समझ लीजिए, लिक्विड प्लास्टिक आप डाल देते हैं तो उसकी शेप ले लेता है। तो ये बहुत रफ सी बात मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा टेक्निकल समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप तो ये समझ लीजिए कि मशीनों से चूंकि ये सब चीज़ें बनती हैं, मतलब पहले हार्ड वाले जो सॉफ्ट वाला था लगेज, उसमें तो आपको ये रिक्वायरमेंट थी कि आपको क्राफ्टमैनशिप चाहिए थी, कारीगर अच्छे चाहिए थे, तो कारीगर को देने के लिए तनख्वाह चाहिए थी। तो तनख्वाह इनके पास अनऑर्गेनाइज वाले के साथ इतनी होती नहीं थी। लेकिन अब मशीनें आ गई, तो मशीनें में क्या करना है, रॉ मटेरियल लाइए और आप रॉ मटेरियल से मशीन से उसको बना दीजिए। तो अनऑर्गेनाइज से इनका कंपटीशन होने लग गया। तो ये एक, आप पहले ये भी चीज़ आप बात को ध्यान रखिएगा कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो
सॉफ्ट से हार्ड की तरफ जा रही है। ये इस इंडस्ट्री में कस्टमर क्या प्रेफर करेगा या उसको क्या चीज़ पसंद है, इसका असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट है कि जब से ये मशीनों वाला सिस्टम आया, यानी कि जब से कस्टमर का प्रेफरेंस ये चेंज हुआ कि मुझे सॉफ्ट से हार्ड लगेज में जाना है, तब से ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से इनका कंपटीशन बढ़ गया। अब सब क्या हुआ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था इनका, राकेश झुनझुनवाला के पास काफ़ी सारा इनका स्टेक था, तो मार्च 20 तक बड़ा अच्छा चला। तो मुझे ध्यान है शायद 18 मार्च के आसपास कोविड, 18 मार्च 2020 या इन्हीं डेट के आसपास पहला शायद लॉकडाउन लगा था। तो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आए, तो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए, मतलब जो आपके 2020 के, या मैं कहूँ पूरे फाइनेंशियल ईयर 2020 जो ख़त्म हुआ आपका मार्च 2020 में, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए क्योंकि सेल बड़ी अच्छी थी और बड़ा मार्केट लीडर हुआ करता था ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कोविड का लॉकडाउन रख गया तो हो गया, वहाँ से इनकी बर्बादी शुरू हो गई वीआईपी वालों की। वहाँ पर अब क्या हुआ कि जो सेल मार्च 2020 में 1714 करोड़ की थी, वो अब पिछले मार्च में यानी मार्च 2024 में कुल 2245 करोड़ की रह गई। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं, केवल 5% ग्रोथ हुई। इसके अलावा 2021 में इनकी सेल घट के 619 रह गई, 619 करोड़। मतलब मार्च 2020 में इनकी सेल थी 1714 करोड़, और कोविड के कारण इनकी 2021 मार्च का जो रिज़ल्ट आया, यानी पूरे साल का अप्रैल 2020 से मार्च 2021 का जो रिज़ल्ट आया, उसमें इनकी सेल 619 करोड़ रह गई। और जब राकेश झुनझुनवाला को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने तो अपना माल बेच दिया, मेजॉरिटी स्टेक जितना उनके पास था उसका अधिकतर माल उन्होंने बेच दिया। कोई छोटा मोटा उनके पास उस टाइम रहा होगा, अब मुझे मालूम नहीं है, मैंने बहुत ढंग से इसको देखा नहीं कि अभी उनके पास है या नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना अधिकतर माल उस टाइम मार्च 2021 के आसपास उन्होंने बेच दिया। अब क्या हुआ कि इनका जब हालत ख़राब हुई तो हुआ क्या, इनका जो पैसा है ना, मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन कंपनीज़ के साथ कि इनको इन्वेंट्री इनको मेंटेन करनी पड़ती है, वेयर हाउसेज में अपना रेडी स्टॉक जो है ना रखना पड़ता है, ताकि कस्टमर की जब डिमांड आए तो ये दे दें। तब वहाँ तो सेल हुई नहीं, तो क्या हुआ कि जो किराया भाड़ा है वेयर हाउसेज का वो तो आपको देना है, और देने के कारण क्या है कि आप कहाँ से दोगे, तो इन्होंने लोन ले लिया। इधर तो माल नहीं बिक रहा, इधर वेयर हाउसेज का खर्चा देना है, और उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए और अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए इन्होंने कर्जा ले लिया। इधर वो डेड स्टॉक हो गया। अब आप कर्जे की स्थिति देखिए कि मार्च 2019 में इनका 86 करोड़ जो था ना वो डेट था, और मार्च 2024 में ये बढ़कर 870 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 19 में 86 करोड़, मार्च 2024 में 10 टाइम्स हो गया, ऑलमोस्ट 870 करोड़, और इसी ने इनको मार दिया। हमने आलोक इंडस्ट्री की चर्चा की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया देख लीजिए, उसमें भी यही किस्सा था। वहाँ पर वो ओवर कॉन्फिडेंस थे, लेकिन ये परिस्थितियों के मारे हैं, ये वीआईपी वाले अपनी परिस्थितियों के मारे हैं, करें क्या। हमने एक और जो रिलैक्सो चप्पल पे वीडियो बनाई थी, उसमें आप देखते तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो कोविड के कारण हुई थी, और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। तो आप ये देखिए कोविड ने कैसे बिजनेसेस में चेंज लाए हैं। रिलैक्सो वाले मैनेजमेंट को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करना है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये मैनेजमेंट कम से कम कोशिश कर रहा है कि कोविड की जो प्रॉब्लम आई और कोविड के बाद इनका जो धंधा डाउन हुआ उससे कैसे उबरना है। तो खैर, अब इन्होंने क्या किया कि जब ये सारी स्थिति हो गई और ये लॉस में आने लग गए और कर्जा बहुत बढ़ गया, तो इन्होंने एक कंसल्टेंट को हायर किया। अब ये कंसल्टेंट क्या होते हैं, देखिए अगर आप में से कोई मैनेजमेंट पढ़ रहा हो तो उसको पता होगा कि बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, वो क्या करती हैं, वो इस बात में स्पेशलाइज करती हैं, बाकायदा बड़ी फर्म्स होती हैं, वो इस बात में स्पेशलाइज करती हैं कि कंपनीज़ को ये सलाह दे कि भाई आपका अगर प्रॉफिट नहीं बन रहा है, या आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है,
या आपको मैनेजमेंट्स में कोई इशू आ रहा है तो आप हमारी सलाह लीजिए। ऑफ कोर्स फीस चार्ज करते हैं वो, तो वहाँ पे वो स्टडी करते हैं प्रॉब्लम को और वो उसका समाधान बताते हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने टर्न अराउंड भी किए हैं। तो इन्होंने क्या है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG करके एक ग्रुप है ना, आपने मैकिन्जी का नाम सुना होगा, बड़ी फेमस फर्म है कंसल्टिंग की, ऐसे ही BCG एक फर्म है। तो BCG को इन्होंने हायर किया और उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, तो आप ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो BCG ने इनको जो सजेस्ट किया उसके हिसाब से इन्होंने 3 तरीके की इन्होंने स्ट्रेटेजी BCG ने इनको सजेस्ट की। पहली, पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मार्केट के रिक्वायरमेंट है ना, वैसा आप पोर्टफोलियो बनाओ। मतलब पोर्टफोलियो का मतलब वैसा प्रोडक्ट बनाओ कि जैसे इनके 4-5 प्रोडक्ट हैं, तो ये जो थे ना, इनका फोकस ज़्यादातर VIP इंडस्ट्री वालों का फोकस सॉफ्ट लगेज में था, जबकि मार्केट की रिक्वायरमेंट थी हार्ड लगेज की। तो वहाँ से ये जो VIP वालों को BCG ने ये सजेस्ट किया कि आप सॉफ्ट से हार्ड में आओ, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, आप अच्छा एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर हायर करो, मतलब बहुत रेपुटेड डिज़ाइनर, क्योंकि आजकल फैशन है ना, आजकल क्या है, आदमी की रिक्वायरमेंट ड्यूरेबिलिटी से ज़्यादा फैशन है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। तो उसको एक डिज़ाइनर को, इंटरनेशनल डिज़ाइनर को इन्होंने हायर किया ताकि वो ट्रेंडी डिज़ाइन बना सके, लेटेस्ट डिज़ाइन बना सके, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से बना सके, उसको उन डिज़ाइंस को अट्रैक्टिव बना सके ताकि प्रोडक्ट आसानी से बिके। फिर 3 चीज़ें, 3 एस्पेक्ट पे उन्होंने और ध्यान दे रहे हैं अभी। पहली चीज़, जो आप लगेज बनाएं वो लाइट वेट हो, फिर टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड हो। भाई ब्लूटूथ का लॉक आ गया, या आपके उसमें कोई ऐसा चीज़ है कि अगर वो लगेज जो है वो कहीं खो जाए तो उसमें ऐसी टैगिंग है कि आप उसको ट्रेस कर सको आसानी से। तो इस तरीके जो टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन वाले प्रोडक्ट है ना, वो ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये, लग्जरी सेगमेंट में। लग्जरी का मतलब ये, अच्छा कस्टमर को कंफर्ट फील होना चाहिए, पैसे ज़्यादा ले ले बट लगना चाहिए हाँ भाई कोई राजसी मामला है। तो इन तरह के प्रोडक्ट में वो फोकस कर रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पहले इनका जो फोकस हुआ करता था, ड्यूरेबिलिटी भी हुआ करता था और जो सॉफ्ट लगेज उस पर हुआ करता था। अब इन्होंने ये एस्पेक्ट पोर्टफोलियो में लाकर पोर्टफोलियो को ट्रांसफॉर्म या चेंज कर रहे हैं। फिर जैसे कहा कि लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं, तो इन्होंने ब्रांड को प्रीमियमाइज कर रहे हैं। यानी क्या है कि ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर ला रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, जैसे शाहरुख खान इनका नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे किसी हीरो को या किसी हीरोइन को या किसी प्लेयर को वो लाके अपने प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट कराएंगे कि भाई, और वो अपने को उसका वो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा, ताकि वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सके आसानी से। लोग खरीदेंगे तभी ना, प्रीमियम पैसा तभी देंगे जब किसी आदमी के साथ आइडेंटिफाई कर सकेंगे उस प्रोडक्ट को। दूसरा क्या है कि इन्होंने अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स चला दिए कि भाई आपको अगर ये, मतलब मेरे यहाँ जो प्रोडक्ट बिकेगा ना आपका, तो मैं आपको एक्सक्लूसिव प्रीमियम प्रोडक्ट जो मिलेगा ना, वो मेरे यहाँ इस शोरूम में मिलेगा, जिसमें किसी और का माल नहीं रहेगा। तो उसको एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट बोलते हैं। तो दूसरी स्ट्रैटेजी इनकी ये है। तीसरी इनकी स्ट्रैटेजी है प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि ये कि मेरे जहाँ पर खर्चे ज़्यादा हैं और जहाँ से मुझे कुछ गेन नहीं मिल रहा है, तो मैं उस चीज़ को ख़त्म करूँ, मार्केट की फील लूँ और उसके हिसाब से मैं अपनी प्रोसेस को डिज़ाइन करूँ। अब इसका क्या मतलब, तो इनका एक बांग्लादेश में एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हुआ करता था, तो वहाँ पर ये क्या है, सॉफ्ट लगेज बनाया करते थे। अब सॉफ्ट लगेज का डिमांड ख़त्म हो गया, तो कम हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे इन्होंने मैन पावर कम कर दी और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ये हार्ड लगेज बनाने की फैक्ट्री में। क्योंकि सॉफ्ट लगेज बनाने में, जैसे मैंने बताया, क्राफ्टमैनशिप ज़्यादा चाहिए या कारीगर अच्छा चाहिए। तो वहाँ पे बांग्लादेश में सस्ते कारीगर थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। और इधर इन्होंने डिमांड आ गई आपकी हार्ड लगेज की, तो हार्ड लगेज को जब आपको चाहिए तो आपको तो मशीनें चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने जो बांग्लादेश के जो वर्क फोर्स है उसको कम कर दिया ताकि इनका खर्चा कम हो जाए। फिर क्या हुआ कि ये जो इनका जो मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट, ये जगह जगह अलग अलग मार्केट्स को स्टडी इन्होंने किया फर्स्ट हैंड मतलब जाकर,
कि भाई आखिर डीलर क्या चाहता है, डीलर से मीटिंग की कि भाई डीलर क्या चाहता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे चीज़ बिकती है, कैसी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, किस प्राइस पॉइंट पे है, मतलब किस रेट पे उसको चाहिए, कब चाहिए, डीलर बताएगा। एक तो डीलर मीट कर रहे हैं, मार्केट को जाकर स्टडी कर रहे हैं, तो जो टॉप मैनेजमेंट है उसका कमिटमेंट दिखाता है ये कि भाई हम वाकई कंपनी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो एक इन्होंने एक्शन लिया है अभी, वो ये लिया है कि जो स्लो मूविंग इन्वेंट्री थी, स्लो मूविंग इन्वेंट्री का मतलब वो इन्वेंट्री जो बिकती नहीं है, जो बिक नहीं रही है, तो जैसे सॉफ्ट लगेज है वो नहीं बिक रहा है, तो इन्होंने क्या किया, उसको डिस्काउंट पर बेचना शुरू किया ताकि कम से कम डिस्काउंट पे हो, या अगर मेरे रेट टू रेट में भी बिक जाए तो कम से कम वो जगह तो खाली हो जाएगी, ताकि मैं कोई हार्ड वाला जो हार्ड लगेज है उसका प्रोडक्शन करके इसमें रख दूं, वरना ये तो डेड स्टॉक जो मेरा है वो मेरा किराया भाड़ा खा रहा है और ये बिकना नहीं है, तो इन्होंने डिस्काउंट पे उसको बेचना शुरू कर दिया। फिर दूसरा ये है कि इनका टारगेट ये है कि मैं डेट रिडक्शन करूं, तो ये हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ अपना डेट जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो 800 करोड़ के आसपास इनका डेट है, तो उसको धीरे धीरे इनको रिड्यूस कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, ये ई कॉमर्स में जा रहे हैं। जैसे मैंने रिलैक्सो वाले में भी एग्जांपल दिया था कि वो जो मैनेजमेंट है वो इतना कंफ्यूज्ड है कि वो ये कहता है कि हम कैसे बेचेंगे, ई कॉमर्स के थ्रू बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, या किस प्राइस पॉइंट पे बेचेंगे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि भाई अगर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे मेरे प्रोडक्ट्स की रेट एक लेवल से नीचे गिर जाएगी तो मुझे तो प्रॉब्लम आएगी। मेरा डीलर तो ये कहेगा कि भाई मेरे से, डीलर से तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, बट डीलर बोलेगा ना भाई मुझसे क्यों खरीदेगा जब ई कॉमर्स पे वही प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एज अ स्ट्रेटेजी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे कृपया ना बेचें। उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये काम रिलैक्सो वाले क्यों नहीं करते। खैर, अब फिर उन्होंने एक स्ट्रेटेजी और निकाली है कि भाई कंपटीशन कहाँ है, कंपटीशन ई कॉमर्स में वो रेटें डाउन कर देते हैं और डीलर को प्रॉब्लम आती है। और अगर मैं किसी प्रीमियम प्रोडक्ट की कीमत गिरा दूंगा तो वो तो सस्ती हो जाएगी, तो लोगों की नज़रों में वो भी वैल्यू वाली चीज़ होगी, मतलब सस्ती हो गई वो। मतलब एप्पल अपने दाम अगर गिरा दे, मान लीजिए एप्पल का दाम का फ़ोन, एप्पल के फ़ोन का दाम 50,000 है, वो ये कह दे कि मैं तो 15,000 में वीवो वाले फ़ोन से compete करूंगा, मैं रेट ही गिरा दे, तो आप ये समझ लीजिए उसकी ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी। फिर कोई एप्पल को एप्पल नहीं मानेगा, उसको केला मानेगा वो। तो यहाँ पर भी ऐसी चीज़ है। तो इन्होंने कहा कि इस चीज़ को कैसे बचाऊं कि मेरा प्रीमियम प्रोडक्ट है, अब मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेच दूंगा और उन्होंने सस्ता कर दिया, हालांकि मैं करार कर चुका कि भाई इस लेवल से नीचे नहीं बेचोगे, तो उस प्रीमियम प्रोडक्ट का की वैल्यू लोगों की नज़रों में गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट निकालूंगा जो मेरे ब्रांड आउटलेट्स में ही होगी, मतलब वो प्रोडक्ट कहीं और मिलेगा ही नहीं उन ब्रांड आउटलेट्स के अलावा, और उसको मैं अच्छे से एंडोर्स करवाऊंगा ब्रांड एम्बेसडर से, हीरो से, किसी हीरोइन से, किसी एक्ट्रेस से, किसी प्लेयर से, ताकि लोग उसको खींच के शोरूम में आए। कुछ माल तो मैं देखिए ये क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ई कॉमर्स भी ले रहे हैं, डीलर को भी खुश कर रहे हैं। डीलर को कैसे खुश किया, डीलर को ऐसे खुश किया कि उनको ये बोल दिया कि उनसे करार कर लिया ई कॉमर्स वालों से कि आप इस लेवल से कृपया करके नीचे ना बेचें। इनका जो फोकस है वो क्विक कॉमर्स पे हो गया। अब क्विक कॉमर्स बहुत चल रहा है क्योंकि लोगों को तो आदत पड़ चुकी कि फटाफट माल चाहिए 20 मिनट में। अब किसी को चाहिए, किसी को जल्दी जाना है, बैग टूट गया तो वो तो क्विक कॉमर्स पे आएगा। तो ये क्विक कॉमर्स पे भी फोकस कर रहे हैं। ये लेसन मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि ये लेसन रिलैक्सो का मैनेजमेंट क्यों नहीं लेता। वही स्थिति दोनों की करीब करीब सिमिलर स्थिति है और ये तो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन रिलैक्सो वालों को भी तो एक्शन लेना चाहिए, इस बारे में कुछ डिसाइड तो करें। अब इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ा, तो अभी जो रिज़ल्ट इनके लेटेस्ट दिसंबर 24 क्वार्टर के जो रिज़ल्ट आए हैं इनके, इसमें देखिए इनका मार्जिन जो है, इनका जो मार्केट शेयर है वो पिछले साल में 2% बढ़ गया। पहले 36 था, अब इस साल बढ़ के वो 38 हो गया। और इनका टारगेट ये है, बहुत बड़ी बात है 2% मार्केट शेयर लेना।
और इनका टारगेट ये कि 38 से हम 40 कर दें और उसको स्टेबल कर दें। मतलब ये नहीं कि वो 40 से फिर 36 हो गया, फिर 38 हो गया, ऐसे नहीं, स्टेबल एक बार कर दें। मतलब हमारा बिल्कुल हम फर्मली एस्टेब्लिश हो जाएं उस मार्केट में कि हमारी 40% मार्केट शेयर तो हमारा है ही। उसके बाद हम हर साल 1-2% बढ़ाएंगे। तो ये चीज़। दूसरी बात ये, इस साल इन्होंने, जैसे मैंने बताया, उन्होंने डेट कम कर दिया, उन्होंने अपनी इन्वेंट्री जो थी, जो स्लो मूविंग इन्वेंट्री थी, उसको बेच दिया, तो उनका पैसा फ्री हो गया और गोडाउन फ्री हो गए, ब्याज कम हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो इन्होंने इनकी जो वेयर हाउसेस हैं वहाँ पर ये जो लेटेस्ट ट्रेंड वाली चीज़ें हैं, जो हार्ड लगेज है एक्चुअली, उसको ये रख पाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि हमारा जो एबिटा है ना इस क्वार्टर में, मतलब एबिटा का मतलब सारे खर्चे काट के जो पैसा आपको बच रहा है, आपने माल बेचा, उसमें से आप अपने सारे खर्चे माइनस कर लीजिए, केवल इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन ये माइनस मत कीजिए, जो आपके खर्चे जो है ना वो सारे माइनस कर लीजिए। तो वो जो मार्जिन है, सेल माइनस सारे खर्चे अगर मैं माइनस कर दूं ब्याज और डेप्रीशिएशन के अलावा, तो वो खर्चे में माइनस करने के बाद वो मेरा जो मार्जिन आ रहा है वो 12% का मार्जिन है, जो अच्छा मार्जिन है ऐसी कंडीशन में। वो कह रहे हैं क्वार्टर, ये जो अब मार्च क्वार्टर आएगा या मार्च 25 के रिजल्ट आएंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम 12% मार्जिन अचीव कर लेंगे, जो एक टर्न अराउंड कंपनी के लिए, जो कंपनी जो कोशिश ये कर रही है कि हम गिरी हुई स्थिति से हम उभरें, तो उसके लिए 2% मार्केट शेयर एक साल में गेन करना और 12% का टारगेट देना एबिटा मार्जिन का, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है वो अगली साल कोशिश ये करेंगे ये मार्जिन 12% से बढ़ के 15% हो जाए। तो अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर इनकी स्ट्रेंथ क्या है, देखिए बहुत एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर के एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है। 1968 से ये माल बेच रहे हैं, वीआईपी इंडस्ट्रीज, मतलब लगेज का माल बेच रहे हैं, लगेज बेच रहे हैं, तो अच्छे से इनको मार्केट का पता है, काम कैसे होता है ये पता है। फिर इनकी 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 1300 शहरों में प्रेजेंट है, भारत में 1300 शहरों में प्रेजेंट है, 500 से ज़्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, मतलब जिसमें खाली इन्हीं का माल बिकता है। ये जो 1300 टाउन्स में जो प्रेजेंट हैं और 13,000 इनकी पॉइंट ऑफ सेल है, जो 13,000 पॉइंट ऑफ सेल जो है ना, ये इसमें वो रिटेलर हैं ये सारे, जिसमें वो वीआईपी का माल भी रखते हैं, वो सैमसोनाइट का माल भी रखते हैं, वो लोकल माल भी रखते हैं। वो तो 500 से ज़्यादा तो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स और 13,000 से ज़्यादा पॉइंट ऑफ सेल जहाँ इनका माल मिलता है, और 45 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। और प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट से लेके जो लोअर सेगमेंट्स हैं, यानी कि वैल्यू सेगमेंट जिसको बोलते हैं, जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, वो भी इनके पास हैं। अब इनके ब्रांड सुन लीजिए। देखिए ब्रांड आपने बहुत अच्छे से, आपको पता होगा, ये सब नाम आपने सुन रखे होंगे। वीआईपी है, एरिस्टोक्रेट है, फिर स्काई बैग है, कार्ल्टन है जो प्रीमियम कैटेगरी में आता है, फिर एक नई इन्होंने सीरीज़ निकाली है कैप्रिजी करके। तो ये सारे ब्रांड, अब आप देखिए छोटे जो लोअर स्ट्रेटा का आदमी या थोड़ा मध्यम वर्ग का आदमी या लोअर मिडिल क्लास का आदमी आएगा या कोई रिच क्लास का आदमी आएगा, उस सब के लिए इनके पास प्रोडक्ट रेंज है। तो बहुत अच्छी बात है ये सब। तो कोशिश ये पूरी कर रहे हैं, है ना। अब कितनी कोशिश सफल होगी या नहीं होगी ये भविष्य की बात है, और भविष्य किसी ने नहीं देखा है। तो देखते हैं ये मैनेजमेंट कितना आगे बढ़ता है, कंपनी टर्न होती है नहीं। आपको खरीदने बेचने की राय अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही लेनी है। आप एक बार अपनी स्टडी करें और उसके बाद ही इस तरह की कोई राय लें। मैंने आपके सामने आज की तारीख में जो फैक्ट्स हैं वो रखें। तो आज की प्रस्तुति यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।